चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 16 में थे ना, आर्टिकल 16 के अंतर्गत थे और हम लोग बात कर रहे थे रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? मंडल आयोग हो गया था, है ना। और ठीक है, हाँ ठीक है, वीपी सिंह ने उसको कर दिया था। हाँ, अब लिखिए 1993 में हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लेना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 1993 में आरक्षण के विरुद्ध, 1993 में आरक्षण के विरुद्ध दायर केस पर, 1993 में आरक्षण के विरुद्ध दायर केस पर, अरे दायर मतलब लाए गए, 1993 में आरक्षण के विरुद्ध लाए गए केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। यह केस इंदिरा साहनी केस, यह केस इंदिरा साहनी केस, यह केस इंदिरा साहनी केस या मंडल केस, मंडल, यह केस इंदिरा साहनी केस या मंडल केस के नाम से जाना गया। यह केस इंदिरा साहनी केस या मंडल केस के नाम से जाना गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए। काफ़ी महत्वपूर्ण केस है इंदिरा साहनी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। पहला पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया। अगला पॉइंट, संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन, संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन या शैक्षणिक पिछड़ेपन, संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन या शैक्षणिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार माना गया। ठीक है, देखिए ये चीज़ें चल रही हैं। अमेंडमेंट 103 से पहले का ये केस है। ठीक है, जिसमें क्या कि अमेंडमेंट कौन सा था? 102 ना, जिसपे आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात की गई है। 102 था कि 103 था यार? 103 था। 100, हाँ ठीक है, SC/ST उससे जस्ट पहले ही तो आया था। हाँ 103 था। तो ये बात चल रही है इंदिरा साहनी केस की। ठीक, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चूंकि संविधान में सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आधार माना गया रिजर्वेशन का, इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार नहीं माना जा सकता। इंदिरा साहनी केस का है, मैं जजमेंट बता रहा हूं। तो ये दूसरा पॉइंट आप जो लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना तथा यह निर्देशित किया कि आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी दशा में आरक्षण 50% से ज़्यादा, किसी भी दशा में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता।
किसी भी दशा में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। राजस्थान गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा कर दिया था, तो फिर उसमें हाँ पहले राजस्थान ने भी किया था, फिर उसके बाद हरियाणा ने भी किया जब जाटों ने आंदोलन, तो बहुत सारे राज्यों ने लगातार किया, ठीक है, बढ़ाया उससे 50 से ज़्यादा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रही है। इसीलिए जब ये 10% आर्थिक आधार पर जब आरक्षण करना था तो अमेंडमेंट करना पड़ा, संशोधन, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ मान लीजिए 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो अब अगर 50% से ज़्यादा किया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी बीच में। इसलिए अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है तो पहले संविधान में संशोधन कर दो, और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान को ही देखेगी ना। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए संशोधन करना पड़ा, 10% जब और बढ़ाना था। चौथा पॉइंट लिखिए, न्यायपालिका ने अपने निर्णय में, चौथा पॉइंट, न्यायपालिका ने अपने निर्णय में कैरी फॉरवर्ड रूल लिया है। न्यायपालिका ने अपने निर्णय में कैरी फॉरवर्ड रूल, न्यायपालिका ने अपने निर्णय में कैरी फॉरवर्ड रूल लिया है, जिसमें किसी वर्ष में आरक्षित श्रेणी में, जिसमें किसी वर्ष में आरक्षित श्रेणी में बची हुई सीटों को, जिसमें आरक्षित श्रेणी में बची हुई सीटों को अगले वर्ष की, जिसमें आरक्षित श्रेणी में बची हुई सीटों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जोड़ने का प्रावधान किया गया है। और यह तय किया गया है, और यह तय किया गया कि किसी भी दशा में, और यह तय किया गया कि किसी भी दशा में 50% के नियम का उल्लंघन ना हो, किसी भी दशा में 50% की नियम का उल्लंघन ना हो। अगला पॉइंट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। क्रीमी लेयर, ठीक है ना, मतलब कि पिछड़ी हुई जातियों में भी जो भी जातियां क्या हो, जैसे इस समय ओबीसी में क्रीमी लेयर का एक वो चल रहा है पूरा, कि जो जातियां क्या हैं अब वो ठीक ठाक उनका विकास हो चुका है, उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके, जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके वर्ग को, जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके वर्ग को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि आरक्षण आरंभिक बिंदु पर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि आरक्षण आरंभिक बिंदु पर दिया जाए। कॉमा करके लिखिए, पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि आरक्षण आरंभिक बिंदु पर दिया जाए, यानी कि जिस समय नौकरी का प्रोसीजर चल रहा है उस समय स्टार्टिंग में आरक्षण दिया जाए, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऐसे पद जो तकनीकी की मांग करते हैं, ऐसे पद जो तकनीकी की मांग करते हैं या जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता है, ऐसे पद जो तकनीकी की मांग करते हैं या जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता है,
वहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञता, ऐसे पद जो तकनीकी की मांग करते हैं या जहाँ विशेषज्ञता की आवश्यकता है वहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी सेवाओं में योग्यताओं को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ऐसे ही आप भर लीजिए, सरकारी सेवाओं में योग्यताओं को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और चयन के लिए सरकारी सेवाओं में योग्यताओं को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया है ना, कहा कि ऐसे जहाँ पर स्पेशलिटी की ज़रूरत है या टेक्निकल पद हैं तो वहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे कि डॉक्टर, ये भी क्या है, ये भी बहुत जिम्मेदारियों वाला पद है, तकनीकी पद ही तो है, तो इन सब में नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अब संसद की प्रतिक्रिया आएगी। भाई संसद को तो जनता को देखना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दिया, अब संसद क्या करेगी, संसद अपनी प्रतिक्रिया देगी, उसके आधार पर संसद बहुत सारे संशोधन करेगी, उसमें बहुत सारी जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उस जजमेंट को अंडू करेगी, है ना। तो हेडिंग डालिए संसद की प्रतिक्रिया। ये जो है पहले साइन करके दे दो यार, जल्दी से साइन कर लो, जल्दी से, खड़े हैं काफ़ी देर से। आज पहले शिफ्ट में क्या नहीं साइन हुए थे? हाँ, अच्छा, उन लड़कों को भी यहीं बैठा दिया गया था। अच्छा, पहले शिफ्ट में वो क्लास नहीं उधर चली थी ना, नीट वाली, तो मुझे लगा शायद आज नीट वालों को कहा गया हो कि हिस्ट्री पढ़ लो।
हो गया, ठीक है। लिखिए संसद की प्रतिक्रिया, उसमें लिखिए प्रोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन, संसद की प्रतिक्रिया आई किसके संदर्भ में? इस प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में। अरे लिखो तो, लिखो तो, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इनिशियल स्टेज पर आरक्षण दे दीजिए, प्रमोशन में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब संसद ने क्या किया? संसद ने उसमें प्रतिक्रिया दी अपनी। अब वो संसद अमेंडमेंट लेके आएगी और संसद क्या कर देगी? प्रमोशन में भी आरक्षण लेके आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखो, लिखिए 77वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया, 77वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि यदि उच्च पदों पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, तो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। बाद में 2003 में 92वें संविधान संशोधन, बाद में 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोन्नति के साथ ही साथ नियुक्ति को भी शामिल किया गया, प्रोन्नति के साथ ही साथ नियुक्ति को भी शामिल किया गया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ज्येष्ठता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। भाई ये संसद ये भी कह रही थी कि जैसे कोई ऑफिस है तो वहाँ पर क्या है कि अगर मतलब एक जैसे रिजर्वेशन अगर देना है तो जो सबसे सीनियर होगा, है ना, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? हायर पोस्ट पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस ऑफिस में आप अगर संख्या कम है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली की तो आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो सबसे ऊंची पोस्ट है उस ऊंची पोस्ट पर आप ज्येष्ठता के आधार पर किसी को नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो ज्येष्ठता के आधार के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके 81 संविधान संशोधन, हाँ 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि आरक्षित वर्ग की जो रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं, आरक्षित वर्ग की जो रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं उन्हें बैकलॉग श्रेणी में, आरक्षित वर्ग की जो रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं उन्हें बैकलॉग BACK LOC के बैकलॉग, उन्हें बैकलॉग श्रेणी में
रखा जाएगा, उन्हें बैकलॉग सीडी में रखा जाएगा और उन्हें सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाएगा, और उन्हें सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाएगा। ठीक, हाँ, एक लाइन जरा लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम दृष्टिकोण, सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम दृष्टिकोण लिखो जरा। सर्वोच्च न्यायालय का हेडिंग डालना है, सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम दृष्टिकोण, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में इसके बाद भी अभी जो प्रेजेंट टाइम पे कुछ अगर दिए हैं लिखो। सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम दृष्टिकोण लिखिए। जाट आरक्षण पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जाति के आधार पर, ये ना तुम लोग कहने लगना कि सर आए और 6 पेज सर लिखवा के चले गए समझ रहे हो ना मेरा इशारा किस तरफ है। हाँ, तो ये ना अरे सर तो आए और बस लिखवाना चालू किया, और आज सर टारगेट बनाए थे 10 पेज का, तो सर ने आज 10 की जगह 8 ही लिखवा पाए तो चले गए। अब इसमें लिखवाने लायक है तो इसमें क्या किया जाए, ना लिखना तो भाई ना लिखो, हम सीधे जो अब तक तो हम जने कहाँ निकल गए होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये थोड़ा समझ में विकसित करेंगी, और ये जल्दी आपको किताबों में नहीं जल्दी सब चीज़ें मिलती है ना। अब आप लक्ष्मीकांत कितना भी पढ़ लो, ये सब चीज़ें मिलेगी लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी, है ना। तो इसलिए भले ही वो सब चीज़ें जल्दी से क्रॉस कर जाएं, लेकिन जो ये पॉलिटी वाला हिस्सा है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, लेकिन जो ये पॉलिटी वाला हिस्सा है ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पर था, हाँ, जाट आरक्षण पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जाति के आधार पर आरक्षण का सबसे आसान तरीका है। जाति के आधार पर आरक्षण का सबसे आसान तरीका है। आगे लिखिए। राज्य को पिछड़ेपन के नवीन आधारों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। राज्य को पिछड़ेपन के नवीन आधारों को खोजने का प्रयास करना चाहिए, और उसके आधार पर चिन्हित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा हाँ, दर्द करने लगे क्या, वो सर्दी यार दर्द कर रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग में चिन्हित करने का उदाहरण दिया। राज्यों से अपील की कि ट्रांसजेंडर भी क्या है, इनको भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग में चिन्हित करने का उदाहरण दिया। आगे लिखिए। न्यायालय ने घोषित किया कि आरक्षण कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। न्यायालय ने घोषित किया कि आरक्षण कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है और ना ही राज्य के लिए बाध्यकारी है।
और ना ही राज्य के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, चलिए ओके, अब लिख लीजिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5। आर्टिकल 16 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 लिखिए, राज्य को, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 लिखिए, राज्य को यह अधिकार होगा, राज्य को यह अधिकार होगा कि वह किसी धर्म, राज्य को यह अधिकार होगा कि वह किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी, कि वह किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी संस्था, किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी संस्था में पदों की भर्ती, संस्था में पदों की भर्ती, किसी भी संप्रदाय में पदों की भर्ती उस धर्म के या संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा ही करेगा। ठीक है, 16 क्लॉज 5 से क्या समझे आप? ये भी एक तरीके से अपवाद ही तो है ना 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 का। क्यों? वहाँ पे क्या कहा गया है कि मूल, वंश, जाति इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 16 क्लॉज 5 क्या कहता है कि सरकार को ये अधिकार है कि अगर किसी धार्मिक संस्थान में कोई मंदिर है, अब ये अगर मंदिर में कोई इस्लाम धर्म वाला कह दे, कौन या कोई पादरी या फिर कोई क्या कहेंगे उन्हें, मौलाना साहब कह दें कि ये तो हमसे क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है धर्म के आधार पर, कि हमें जो है मंदिर में महंत या पुजारी के पद पर नहीं अपॉइंट किया जा रहा। ठीक है, या फिर सेम यही चीज़ किसी चर्च में कोई पुजारी कहने लग जाए कि हम जो है इसके फादर बनेंगे, तो अब और वो केस कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो क्या, ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। बात समझ में मेरी बात को? तो कभी देखिए हो कि जो है मंदिर में कोई मौलाना साहब हो, महंत के पद पे वो आरती कर रहे हों, और मदरसे में कोई हिंदू हो या गुरुद्वारे में कोई पारसी संप्रदाय का व्यक्ति कोई बैठा हो, नहीं है। तो इसको 16 क्लॉज 5 के आधार पर इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 16 का उल्लंघन इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशेष धर्म और संप्रदाय के किसी संस्थान में उसी धर्म या संप्रदाय से ही संबंधित व्यक्ति को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। भाई बहुत सारे मंदिर जो कि राज्य सरकार के अधीन है ना, बहुत सारे मंदिर जो राज्य सरकार जिनको अपने अधीन कर लिया राज्य सरकार ने, अब उस पर जो भी महंत वगैरह को अपॉइंट करना है, ठीक है, प्रमुख पुजारी को अपॉइंट करना, वो सरकार करती है उस चीज़ में। तो वहाँ पर आप इस तरह केस नहीं कर सकते जाके। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 16 कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, अब बसता है जैसे कि अब फिर से सुप्रीम कोर्ट अब नए ये जो डिसीजन आए आर्थिक आधार वाले, है ना, तो आर्थिक आधार वालों को चूँकि लेटेस्ट मुद्दे हैं तो इनको जो है खोज करके पढ़ लेना, आर्थिक आधार में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाई अभी चूँकि लेटेस्ट है तो इसको तुम उठा करके देख लेना, और अगर जगह छोड़ना हो तो यहीं पर आधा पेज जगह छोड़ लो, आधा पेज जगह छोड़ लो, और जा कर के घर में तमाम बहुत सारे सोर्सेस हैं, गूगल, ठीक है, गूगल में डालना आर्थिक आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन, ठीक है, और उसमें जो है डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, और अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ये संशोधन लेकर के आई है, कौन सा अमेंडमेंट था, कब आया, और उसमें जो है पार्लियामेंट के 1-2 पॉइंट लिख लेना कि क्या उसने आधार दिए, तर्क दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या अपना जजमेंट दिया। तो उसको आधा पेज छोड़ लो और उस करके घर जाकर के गूगल में खोज लेना आर्थिक आधार पर आरक्षण, और उसको लिख लेना 4-6 लाइन, लेकिन लिख जरूर लेना क्योंकि लेटेस्ट वही है। अब एक इंदिरा साहनी केस में एक और गुजरात सरकार का एक मामला आया था, जिसने इंदिरा साहनी केस के विरुद्ध गुजरात सरकार ने को किया था। ठीक है,
तो अब वो फिर आधा पौन पेज का हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं अब लिखवाने का। आर्थिक आधार पे तुम लोग घर में लिख लेना, ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। अब देखिए जो ये अस्पृश्यता का जो अधिकार है आर्टिकल 17 के तहत, ये किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, यानी जो नागरिक हैं इनको किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी ये अधिकार प्राप्त है और किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी। राज्य भी आपसे अनटचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती और कोई व्यक्ति विशेष भी आपसे अनटचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब जैसे आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 तो बात कर रहा है मान लीजिए नौकरी में आरक्षण देने की, तो ये मुख्य रूप से राज्य के ही विरुद्ध आया। अब राज्य के विरुद्ध, राज्य में तो मैंने बताया ना सरकार भी हो सकती है, सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं भी हो सकती हैं, ये सब राज्य हैं। राज्य का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट केवल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब सारी संस्थाएं, मैंने लिखवा चुका हूं मैं राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आर्टिकल 16 किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष से भी प्राप्त है, तो वहाँ पर व्यक्ति विशेष की कोई बात ही नहीं, वहाँ पर क्या बात की गई है, राज्य, ठीक है। देखिए आर्टिकल 17 क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी प्राप्त है और राज्य सरकार के भी, तो इसमें लिख लीजिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के आधार पर, आर्टिकल 17 के आधार पर यह अधिकार नागरिकों को, यह अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी। आगे लिखिए छुआछूत निवारक अधिनियम 1955, छुआछूत निवारक अधिनियम 1955, तो सरकार 1955 में छुआछूत निवारक अधिनियम लेके आई थी, लेकिन 1976 में इसका नाम बदल कर दिया गया नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 में, ठीक है। तो छुआछूत अधिकार अधिनियम 1955 को 1976 में सरकार ने, छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 को सरकार ने 1976 में सरकार ने बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया, मतलब नाम ही बदला है, छुआछूत अधिकार अधिनियम को नागरिक, छुआछूत जो निवारक अधिनियम है उसको नागरिक अधिकार अधिनियम में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। 1976 में सरकार ने छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित करके, ठीक है, 1976 में नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया। अब ठीक पहला पॉइंट डालिए, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, लिखिए यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई, मतलब लिखते जा रहे हो तो चीज़ें समझ में तो आती जा रही है ना, ऐसा तो नहीं कि बस लिखते चले जा रहे हैं, ना निकले और शिकायत ना मिले, समझे बात को। ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर होना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट क्या हो गया, अगल बगल बैठ जाओ, हैं जो एक्सप्रेशन के द्वारा समझा नहीं पा रहे अपनी बातों को, तो ठीक। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति, अगर लिखते समय किसी को कोई भी डाउट लगे कि यार इस पॉइंट को समझना चाहिए तो बता देना, उसको मैं समझा दूंगा, अन्यथा इसलिए मैं अब भाई उसी चीज़ को पहले मैं समझाऊं फिर लिखवाऊं, अननेसेसरी समय वेस्ट होगा, अपने पास समय की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसलिए लिखते जाइए, समझते जाइए खुद ही, और जहाँ पर कोई पॉइंट लगे कि नहीं ये यार ये इसको समझना चाहिए तो उसमें मुझे कह दिए सर इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है तो इसे अपराध माना जाएगा, और इसे अपराध माना जाएगा, और ऐसा व्यक्ति दंड का भागीदार होगा, और ऐसा व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। देखिए 19 क्या हो गया, तो इसे अपराध माना जाएगा,
और ऐसा व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। और ऐसा व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1976 में किसकी सरकार रही होगी? इंदिरा गांधी की। ये वही समय है जब दशरथ मांझी का समय चल रहा था। याद करो, दशरथ मांझी देखी मूवी? नहीं देखी? हाँ, माउंटेन मैन, वो दशरथ मांझी, माउंटेन मैन। देखी कि नहीं देखी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। कौन कौन नहीं देखा? तुम लोग यार पिक्चर देखते नहीं हो, किताबें उस तरह पढ़ते नहीं हो, न्यूज़ से अवेयर रहते नहीं हो, तो जिंदा काहे को? कम से कम पिक्चरें देख लिया करो। अभी एक जय भीम मूवी आई है, अभी जय भीम एक मूवी आई है, वो भी बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया संदेश दे रही है। हमारी जो न्यायपालिका है और जो ये हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें कहाँ पर लूप होल आ रहे हैं, है ना। जो निचले स्तर का व्यक्ति है उसके ऊपर किस तरीके से ज़बरदस्ती आरोप थोपे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर जय भीम मूवी आई है, सूर्या की। जब वो तो देखे ना होगे तो साउथ के वो कहाँ से देखे हो, जब बॉलीवुड नहीं देखे तुम लोग, देखे हो? तो देखो ये सब, अब देखो दशरथ मांझी मूवी कनेक्ट करो, आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाचते हुए, हैं कि सब बराबर है ना। हाँ, अब वो जो सरपंच रहता बैठा होता है वो पंकज त्रिपाठी रहता है ना, और जा करके उसके सीधे उसको छू लेता, पकड़ लेता है ना। और वो कहता है कि वो जो है प्रधानमंत्री ने सबको बराबर कर दिया, छुआछूत ख़त्म कर दिया। तो फिर क्या होता है, प्रकाश त्रिपाठी उसकी पिटाई करेगा, कहेगा वहाँ ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ थोड़ा ख़त्म हो गया है। तो देखिए वो समय कनेक्ट करो ना, वो समय कब का था? दशरथ मांझी के समय का। और वो मूवी देखिए ना उस समय का, जो आप 10-5 मिनट का आप अभी इसको पढ़िए और जाकर के देखना बढ़ा करके, और वही वाला हिस्सा देखना, उसका अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब क्या जो है उस समय की क्या कंडीशन चल रही थी, समाज में क्या कंडीशन चल रही थी अनटचेबिलिटी को लेकर के। और अनटचेबिलिटी को जो है हटाने के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार अधिनियम लेके आई, ठीक है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। तो मूवी वगैरह देखा करिए, थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, है ना। तो भाई उसको तो यही लगा ना कि सरकार ने अब आदेश दे दिया है तो अब जो है सब बराबर, लेकिन दोनों स्तर में अलग अलग बात होती है भाई। इतनी जल्दी समाज में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है अब समाज। लेकिन अगर आप वर्तमान में देखिए तो अब आप 1976 की कंडीशन देखिए और आप वर्तमान की कंडीशन देखिए, लगभग 45 साल हो गया। देखिए अब समाज में परिवर्तन आता है लेकिन धीरे धीरे आता है भाई। अपने गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो आज से 30-40 साल पहले देखिए आप अनटचेबिलिटी कितने हद तक, कितने स्तर पर थी, लेकिन आज आप देखिए कि धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो समाज में आता है परिवर्तन। हाँ, गांव देखिए, कोई भी परिवर्तन लाने के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। कोई भी परिवर्तन लाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? शिक्षा। और शहरों में लोग क्या है, गांव की अपेक्षा करते अधिक शिक्षित हो गए, अपने अपने कामों में अधिक व्यस्त हो गए, उनके पास टाइम ही नहीं है सब सोचने का। तो इसीलिए तो सरकार जो है हर चीज़ क्या कर रही है, सरकार शिक्षा के लिए जो है, अब भले ही वो उतना ज़्यादा काम ना हो पाए, लेकिन प्रत्येक, चाहे जौन से आप देश को देखिए, उसने सबसे पहले किसमें काम किया? अपने यहाँ एजुकेशन पर, शिक्षा पर। और जिस तरीके से शिक्षा का स्तर सुधरता जा रहा है वैसे वैसे स्वतः ही इस तरह की सारी समस्याएं खत्म होती चली जा रही हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको अपराध माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐतिहासिक, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको शिक्षा का अधिकार, तो उस समय मैं एक फिर मूवी का एक एग्जांपल दूंगा, गीता रानी, मैडम गीता रानी। उसमें वो स्कूल की प्रिंसिपल होती है और सभी बच्चों को कहती है कि सब स्कूल आएंगे। तो कुछ बच्चों के माता पिता स्कूल नहीं भेज रहे होते तो पुलिस वाले उनके घर जाते हैं और क्या कहते हैं, कल से स्कूल भेजना, नहीं तो जेल हो जाएगी तुमको, है ना। तो अब आप अगर सोचें कि भाई जेल क्यों हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर हम क्या देखेंगे? हम फंडामेंटल राइट देखेंगे ना, कि 6 से 14 साल के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। और अगर वो जो है उसका अभिभावक या जो संरक्षक है वो इस चीज़ को पूरा नहीं करा रहा तो उसको जो है ये भी क्या होगा? एक ऑफेंस होगा। भाई आप मौलिक अधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं ना।
और वो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, और इसी वजह से राज्य क्या कर रहा है, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल राज्य खोलेगा, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की भी जिम्मेदारी है और संरक्षक तथा अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, माता पिता की भी। तो राज्य की जिम्मेदारी कैसे तय की गई कि राज्य जो है स्कूल और कॉलेज स्थापित करेगा, हर 1 किलोमीटर के रेडियस पर एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के रेडियस पर एक जूनियर स्कूल स्थापित करेगा। साथ ही साथ राज्य क्या करेगा, फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, मतलब फ्री यानी मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, देखिए अनिवार्य भी लिखा हुआ है टर्म, और इसी वजह से ताकि शिक्षा में कोई व्यवधान ना, इसलिए मिड डे मील लाई गई। मिड डे मील को पावर कहाँ से मिली हुई है, शिक्षा के अधिकार से। मिड डे मील, फ्री कॉपी किताबें, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बैग, स्कूल बैग, फ्री शूज, फ्री खाना, हर चीज़ सरकार मुहैया करा रही है। क्यों, ताकि किसी भी तरीके से बच्चे के मौलिक अधिकार को प्राप्त करने में रोक ना लग सके। भाई अब कहते हैं, गार्जियन कहते हैं कि भाई हम चलो स्कूल खुलवा दिए अभिभावक ने, अब गार्जियन सरकार ने स्कूल खुलवा दिए, गार्जियन स्कूल ना भेजे, कह दे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब खाने के लिए नहीं है तो भाई बच्चा खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से। तो ये एक्सक्यूज़ ना हो जाए और इसकी वजह से उस मौलिक अधिकार का हनन ना हो जाए बच्चे के, इसलिए सरकार ने क्या किया, अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा। और अनिवार्य शिक्षा में क्या किया गया, गवर्नमेंट की, सरकार की ये जिम्मेदारी तय की गई कि कुछ भी ऐसा काम ना हो सके जिससे पढ़ाई बाधित हो जाए। सरकार की जिम्मेदारी तो ऐसे निर्धारित हो गई, दूसरी तरफ गार्जियन की भी जिम्मेदारी निर्धारित हो गई कि अब गार्जियन भी रोक नहीं सकता, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाएगा गार्जियन। साथ ही साथ गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया गया 11वां पॉइंट, वहाँ पर भी ड्यूटी में भी डाल दिया गया 11वां पॉइंट के रूप में कि गार्जियन की क्या है, ड्यूटी भी है, मौलिक कर्तव्य भी है कि वो बच्चों को क्या करे, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, है ना। तो वहाँ पर हम गीता रानी मूवी को देखेंगे कि वो पुलिस वाले पहुँचते हैं उसके घर और कहते हैं कि बच्चे को कल से भेजो, नहीं तो तुमको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ठीक है जी, मूवी भी देखा करो। हाँ, अरे 2-4 लोग ही तो देखो, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं देखो, पर फिर भी कुछ मूवियाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को मूवियाँ बताता रहा करूँगा कौन कौन सी देख लो। ठीक है, तो अब जो है, अब जैसे बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, अब उनका कोई तर्क नहीं है, ठीक है, तो उनको तो नहीं है ज़रूरी कि देखो। बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, अब जैसे पुष्पा है, मैंने पर्सनली मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आप लोगों को देखने का, क्योंकि उससे बहुत कुछ खास उससे सीखने को नहीं मिल रहा। पर हर एक मूवी कुछ ना कुछ बताती ज़रूर है। अब जैसे उसमें उसको बताया कि उसकी क्या है, उसका जो है एक अपना जो आत्मविश्वास ही उसको कहाँ से कहाँ तक लेके गया। तो मतलब हर एक मूवी देखे, हर एक मूवी का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होता ही है, थीम। जिस मूवी का कोई थीम नहीं होता उस मूवी को देखे कैसे उसका क्रिटिसिज्म होता है। हाँ, एस्पिरेंट देख सकते हो, वो भी जो है मोटिवेट करेगी तुमको, है ना। अभी एक मैंने देख ली मूवी सारा अली खान की, अतरंगी रे, तो फिर मैं कोसता रहा कि यार इससे अच्छा तो मैं ये 1.5-2 घंटा कुछ पढ़ ही लिया होता तो कुछ ज़्यादा सही हो जाता। अच्छा, वो मैंने देख भी क्यों ली थी, धनुष की वजह से। धनुष की वजह से, और सब ने, मुझे लग रहा है 90% लोगों ने धनुष की वजह से ही देखी होगी, क्योंकि सारा अली खान, उसको तो एक्टिंग आती ही नहीं है, और ये सब जो है सब नेपोटिज्म वाले हैं। खैर, तो ऐसी मूवियाँ देखने का कोई मतलब नहीं, तो वही मैं बता दिया करूँगा कौन सी देखो कौन सी ना देखो। तो यहाँ पर हम मूवियों का भी रिव्यू कर लिया करेंगे। तो खैर, ओके, हाँ, अगला पॉइंट लिखिए। यदि कोई व्यक्ति ऐतिहासिक, धार्मिक या दार्शनिक आधार पर, यदि कोई व्यक्ति ऐतिहासिक, धार्मिक या दार्शनिक आधार पर छुआछूत को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है और इसे प्रचारित करता है, तो वह दंड का भागीदार होगा, तो वह दंड का भागीदार होगा। तो वह दंड का भागीदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यदि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर,
यदि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर धार्मिक स्थल पर, इसके आगे से यदि काट दो फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर सब लिखवाना पड़ेगा कि न राज्य रोक सकती न है, तो आगे का जो यदि लिखा हुआ यदि भर काट दो बस, ठीक है। तो सेंटेंस थोड़ा सा बढ़िया बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर धार्मिक स्थलों पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर धार्मिक स्थलों पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर भी प्रवेश करने से, देखिए ना तो धार्मिक स्थल पर रोका जा सकता ना तो सार्वजनिक स्थल पर। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर भी जाति के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, यह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अब अगला पॉइंट ना ही लिखो, तो सुन लो। अब जैसे कि अस्पताल है, स्कूल है ना। अब अस्पताल में भी अब कह दिया जाए कि जाति के आधार पर ही क्या होगा, चिकित्सा होगी, है ना। स्पेसिफिक एक जाति का डॉक्टर स्पेसिफिक एक जाति के ही व्यक्ति की वो करेगा। तो इन सब पर क्या रोक लगाई गई है कि ना तो आप अस्पताल, ना ही आप स्कूल, सार्वजनिक स्थलों, हाँ ठीक है। देखिए अब बात यही है ना कि अब वहाँ पर वैसे तो अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर वहाँ पर रोका गया, सरकार ने अब वहाँ पर देखिए रोका भी गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक समरसता बनी रहे, इस आधारों पर भी क्या कर दिया था। हाँ क्या पूछ रहे हो, बोल रहे हो। प्रमुख व्यक्ति को अगर रोका जा सकता है मतलब जनता नथिंग है। हाँ देखो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक बातों में काफ़ी अंतर होता है। कानून है, लेकिन उन कानूनों का सही ढंग से जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं अगर हो पाएगा तो अब उसमें क्या कर सकते हैं आप। भाई देखिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ब्रीच क्या हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन की। कानून तो है कि नहीं रोका जा सकता आप जाति के आधार पर किसी को, लेकिन अगर उस मंदिर में रोका गया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ बातों को मान भी लिया गया तो फिर क्या होता है, कभी कभी सौहार्द बना रहे, एक समरसता बनी रहे। इन आधारों पर भी क्या होता है, कभी कभी जो है सरकार भी एक्शन नहीं लेती। वो कभी कभी देखिए अपवाद हर जगह होते ही होते हैं। अब उस अपवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में वो जाए मैटर, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करे, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का मैटर आ जाएगा। अब ये तो हमारे सामने तो इस तरह के एग्जाम्पल है ही ना बहुत सारे। यहाँ पर हम उन एग्जाम्पलों को सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कानून है और क्या जो है संविधान हमारा कह रहा है, ठीक है, उस पर क्या क्या जजमेंट आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। लेकिन हाँ ये ठीक है बात कि उनको रोका गया, इस बात से मैं वो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा संविधान तो ये कहता है कि भाई नहीं आप रोक सकते। लेकिन अगर रोका गया तो क्या होता है कि कभी कभी सौहार्द बना रहे, ब्रीच ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे मुद्दे हमारे सामने अपवाद के रूप में दिखाई देते हैं। अरे वो तो अभी बहुत आगे है यार। नहीं, इसमें आपने जो अभी लिखवाया था प्रचार करने का मैंने कहाँ लिखवा दिया, मतलब यहाँ पर लिखवाया ना कि वो मतलब धार्मिक या दार्शनिक आधार पर छूत का जो प्रचारित न करे, प्रचार को दंड दिया जाए, लिखवाया है ना आपने। अरे मैंने उस पर ये लिखवाया है कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, इसी आधार पर छुआछूत के आधार पर ही उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो मैं कौन सा इस बात को अंडू कर रहा हूँ, वही चीज़ तो है। छुआछूती के आधार पर या जाति के आधार पर उसको आप छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं प्रवेश करने दिया गया, ठीक है। उस पॉइंट में मैंने क्या लिखा, कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, वहाँ पर लेकिन ये मैटर आया तो ये तो है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। लेकिन कोई ना कोई किसी को क्या करना पड़ेगा, जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब सुप्रीम ही कोर्ट तो जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस करिए। मेरी बात समझ आ रही? तो वो अपवाद तो है,
अपवाद क्या, वो तो कानून का उल्लंघन ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो प्रचार नहीं, वो है बढ़ावा देना। हाँ, मतलब बढ़ावा देना, मतलब कोई भी इस तरह की कोई भी क्रियाएं नहीं करेगा कि जिससे कि समाज के अन्य लोग भी उसमें लिप्त हो जाएं। भाई ज़्यादा पास ना बुलाया करो मुझे, ठीक है ना। मतलब बढ़ावा, देखिए एक तो प्रचारित करना, ठीक है, प्रचारित करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। जैसे धर्म का प्रसार करना, वो एक अलग मैटर हो गया। यहाँ पर बढ़ावा देना मतलब कोई आप अपना ऐसा कोई एक्शन ना कीजिए कि जिससे आपको देखा देखी करके कोई दूसरा व्यक्ति भी उस तरह का एक्शन करने लग जाए, ये है बढ़ावा देना। ठीक है ना। खैर दोनों में लगभग एक ही जैसे है, कोई खास बड़ा अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रचारित करने को आप थोड़ा सा अपने आप सोचें ना, प्रचारित करने उसका प्रसार करना, हाँ, अन्य लोगों को बताना उसके बारे में, वो प्रचारित हो गया। अब आप अपनी कोई ऐसी एक्शन ही आप करें जिससे कि स्वतः ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखा देखी करके और ये सारी एक्शन करने लगे, तो एक अलग चीज़ है। ठीक, तो कहाँ पर थे हम? आर्टिकल, हाँ, अब लिखिए आर्टिकल 18। या एक सेकेंड, या तो ऐसा करते हैं, एक इसमें भी एक थोड़ा सा एक केस स्टडी लिख ही लेते हैं, जो सब में लिखे रहे हैं। आर्टिकल 18 रहने दो, पहले इसमें थोड़ा सा एक केस स्टडी इसमें लिख लेते हैं। लिखिए, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारक अधिनियम। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारक अधिनियम 1989। ठीक है भाई, आर्टिकल 17 को हम देख रहे हैं, तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इस अधिनियम को। लिखिए, इसमें 2015 में संशोधन हुआ। सन यार मुझे याद नहीं। हाँ 1989। अरे मैं वो है पूछ रहा था कि जो है कौन सा, मुझे लगा तुम लोग पूछ रहे कौन सा ये, अच्छा हाँ ठीक है। अरे मेरा दिमाग कहाँ है। मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अमेंडमेंट, कि तुम लोग अमेंडमेंट है पूछ रहे हो, तो अब उसमें वो तो कानून लाया गया ना, अमेंडमेंट क्या है वो, उसमें अमेंडमेंट थोड़ा, वो तो कानून लाया गया। ठीक है, ये कानून लाया गया 1989 में। ठीक है, अब इस कानून को संशोधित किया गया 2016 में। 2015 में संशोधित करने के लिए बिल लेके आया गया और 2016 में इस कानून को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति निवारक उत्पीड़न निवारक अधिनियम 1989 में ये कानून लाया गया था संसद के द्वारा, और इस कानून को 2015 में के आधार पर 2016 में क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। बिल लाया गया 15 में और उसके आधार पर 16 में संशोधित कर दिया गया। कभी कभी दिमाग पता नहीं कहाँ घूम जाता है, वही मैं सोच रहा हूँ, तो अब दिमाग के स्ट्राइक नहीं कर रहा कि ये संशोधन कौन सा है। खैर लिखिए आगे, भारतीय समाज में, इसे में लिखिए, भारतीय समाज में एक बड़ी बुराई, भारतीय समाज में एक बड़ी बुराई के रूप में, भारतीय समाज में एक बड़ी बुराई के रूप में दलित एवं, भारतीय समाज में एक बड़ी बुराई के रूप में दलित एवं जनजातीय समुदाय के साथ, भारतीय समाज में एक बड़ी बुराई के रूप में दलित एवं जनजातीय समुदाय के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। फुल स्टॉप। भारत में अभी भी गांवों में, भारत में अभी भी गांवों में किसी अपराध की, भारत में अभी भी गांवों में किसी अपराध की शंका, भारत में अभी भी गांवों में किसी अपराध की शंका अथवा किसी अपराध की शंका अथवा सामाजिक नियमों के उल्लंघन, अथवा सामाजिक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से यदा कदा यानी कभी कभार यदा कदा अपमानित किए जाने के मामले दिखाई दे सकते हैं। आगे लिखिए, यह अधिनियम समाज की किसी बुराई को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। यह अधिनियम समाज की किसी बुराई और किसी भी तरीके की बुराई, यह अधिनियम समाज में किसी भी प्रकार की बुराई को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है और वर्ष 2015 में इस कानून में दंड को और अधिक कठोर कर दिया गया है। और वर्ष 2015 में इस कानून में दंड को और अधिक कठोर कर दिया गया है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, तो इस प्रकार के कृत्य को करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा। तो इस प्रकार को करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा और उसे न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। और उसे न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संशोधन अधिनियम में सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय एवं अति विशेष न्यायालय संशोधन अधिनियम में सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय एवं अति विशेष न्यायालय की श्रेणियां गठित की गई हैं। विशेष न्यायालय एवं अति विशेष न्यायालय की श्रेणियां गठित की गई हैं। अति विशेष न्यायालय की श्रेणियां गठित की गई हैं। फुल स्टॉप लगाइए। यदि अपराध क्या, उत्पीड़न, मतलब सामने वाले का उत्पीड़न, यदि उत्पीड़न जघन्य श्रेणी का है, जघन्य मतलब हीनियस है ना, जघन्य मतलब ज़्यादा क्रूर, यदि उत्पीड़न जघन्य श्रेणी का है तो अति विशेष न्यायालय में 2 माह के अंदर सुनवाई पूरी की जाएगी। तो अति विशेष न्यायालय में 2 माह के अंदर सुनवाई पूरी की जाएगी, अन्यथा
विशेष न्यायालय में ही, अन्यथा विशेष न्यायालय में ही 1 वर्ष में, अन्यथा विशेष न्यायालय में ही 1 वर्ष में सुनवाई पूरी की जाएगी, अन्यथा विशेष न्यायालय में ही सुनवाई पूरी की जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हीनियस टाइप का है कोई उत्पीड़न, है ना, तो उसके लिए फिर जो अति विशेष न्यायालय हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल जो कोर्ट्स होते हैं, वो सुनवाई करेंगे और 2 माह के भीतर सुनवाई पूरी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उत्पीड़न सामान्य श्रेणी का है, हीनियस नहीं है, तो फिर विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स। लेकिन इसके लिए क्या किया गया है, ये जो अधिनियम आया गया 1989 वाला, ठीक है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारक अधिनियम 1989, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। समझ गए हो ना, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। और स्पेशल कोर्ट्स भी 2 तरीके की हैं, एक अति विशेष और एक विशेष। अगर हीनियस है उत्पीड़न तो अति विशेष में 2 माह के अंदर अंदर सुनवाई पूरी की जाएगी, हीनियस नहीं है तो 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करेगा और विशेष न्यायालय। लेकिन फिर भी दोनों इस SC ST के लिए क्या है, दोनों कोर्ट्स ही अलग है, अलग उसमें पैनल बैठता है, अलग उसमें थोड़ा सा फास्ट काम किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए जरा पैराग्राफ चेंज करके। यदि कोई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर घटना की उपेक्षा का, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर घटना की उपेक्षा का दोषी पाया जाएगा, घटना की उपेक्षा का दोषी पाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई सरकारी, अब मान लो गए पुलिस में कंप्लेन लिखवाने, पुलिस वाले नहीं लिख रहे, तो वहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर भी क्या की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर इस घटना की उपेक्षा का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या नाम, पुष्पेंद्र नाम है ना, ये वो वाली जो राष्ट्रपति वाली जो घटना है, ये किस महीने की लमसम की है? काफ़ी समय तो हो गया, ये तो है, तो कुछ आसपास का कुछ, अब इसके बारे में थोड़ा सा अभी तक, मतलब इसको न्यूज में ऐसे ही पढ़ा और निकाल दिए, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अब तुमने देखो पूछ लिया। हाँ नहीं नहीं, लेट तो है। अरे यार उस समय तो 16-17 पे कह रहा है, उस समय तो कोविंद जी थे ही नहीं ना, अपने पद पे ही नहीं थे। ये है, ये अभी ये घटना है 20 की, ये घटना 2020 की है, इनको जो रोका गया था जाने से। ये मैंने न्यूज़ तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन अच्छा उसका मैंने विश्लेषण नहीं किया। अब तुमने टोक दिया तो अब इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, है ना, कि हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ किसी ने वो भी किया हो, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई पॉइंट दिया हो इस जजमेंट में। भाई अब देखो न्यूज़ तो बड़ी है कि देश के प्रथम नागरिक को अगर जाने से रोका जा रहा है तो न्यूज़ बड़ी है, और ये इसी तरह के जो मुद्दे होते हैं, यही मुद्दे मेंस में आते हैं। सोचो, पॉलिटी से ऐसे ही मुद्दे आते हैं मेंस राइटिंग में, इंटरव्यू में ऐसे ही टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आपसे घटना पूछ ली गई, जैसे इसने मुझसे पूछा, ऐसे इंटरव्यू पूछ लिया जाएगा। अब कह दिया जाएगा कि देश के प्रथम नागरिक को अगर जाने से रोका जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये संविधान की अवमानना है? तर्क दीजिए अपना, बताइए। तो उसके बारे में काफ़ी विश्लेषण किया जाना चाहिए, और ये मेरी भी गलती है कि मैंने इस न्यूज़ को विश्लेषण नहीं किया इसका। ठीक है, तो खैर खोजना पड़ेगा, मिल तो जॉबे करेगा, गूगल बाबा तो सब बताएंगे, है ना। सिर्फ यही डालना है कि जो है इस इंसिडेंट को डाल देना, बस आ जाएगा तो भाई उसमें मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ उसके बारे में। खैर इसके बारे में हम लोग कल ही, अगर समय मिलेगा तो मैं इसके बारे में आज पूरा एनालिसिस करके, और कल हम इस मामले को, देखो पिछले बार जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब एक लड़के ने बड़ा अच्छा इसी मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मैंने उसके बारे में विश्लेषण किया था, है ना। तो अब आज मैं इसको ढूंढ करके पूरा, और कल हम 10-15 मिनट में इसकी आप लोग टेस्ट देंगे, और टेस्ट के बाद ही उसी दरमियान 10-15 मिनट में इस घटना का हम लोग विश्लेषण करेंगे।
ठीक है, तो अगर कहीं आपको लिखना हो तो उसको कहीं अपने नोट्स उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा टॉपिक है। अब लिखिए, ये तो हो गया आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत लिखिए, आर्टिकल 18 क्लॉज 1, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 लिखिए, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, परंतु यदि ऐसी उपाधि शैक्षणिक या सेना के पद से संबंधित है, सेना के पद से संबंधित है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका उद्देश्य आम जनता में शिक्षा एवं सेना के प्रति, आकर्षण को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं सेना के प्रति आकर्षण को बढ़ाना है। पैराग्राफ चेंज करिए, देखिए, भारत रत्न, पद्म भूषण आदि सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, इसे अपने नाम के साथ उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब बात समझ में आई ना। ये सम्मान है, भारत रत्न वगैरह सब क्या है, सम्मान है, ना कि उपाधि। तो इसको आप पता चले कि आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे आप उपाधि के रूप में लगा रहे हैं, भारत रत्न XYZ, तो ये सम्मान है। ठीक है, वो वीरता वगैरह के लिए, उसको भी देखिए आप नाम के साथ कहाँ, वो भी सम्मान है, वो उपाधि थोड़ा है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये उपाधि है, नहीं उसमें लिखा था मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, एडवोकेट, तो ये उपाधियां हैं। लेकिन ये पद्म भूषण, वो सेना में मिलने वाला सम्मान है, परमवीर चक्र, है ना। जैसे ये तो सिविलियंस को मिलने वाले सम्मान है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, और वो अशोक चक्र सम्मानित कर दिया है ना, तो वो सब परमवीर चक्र, ये सब सेना में वीरता के लिए मिलने वाली सम्मान है। कभी सुना कि उसको उपाधि से सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र उपाधि नहीं, क्या सम्मान है। अब जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये उपाधियां हैं, पद है ना, सार्जेंट, ब्रिगेडियर, एडमिरल, ये उपाधियां हैं। तो सम्मान अलग है, उपाधि अलग है। अब सम्मान को आप एज अ सरनेम नहीं यूज कर सकते, एज अ नेम आप नाम के आगे पीछे आप लगा लें, तो वो सम्मान है। ठीक है, चलिए लिखिए आर्टिकल क्लॉज 2, आर्टिकल क्लॉज 2, भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता।
अगला लिखिए आर्टिकल क्लॉज 3, आर्टिकल 18 क्लॉज 3, आर्टिकल 18 क्लॉज 3, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वह विदेश से कोई भी उपाधि या उपहार, वह विदेश से कोई भी उपाधि या उपहार या सम्मान राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब लिखिए 18 क्लॉज 4, आर्टिकल 18 क्लॉज 4 लिखिए भारत का कोई भी नागरिक जो सरकार के अधीन, भारत का कोई भी नागरिक जो सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, विदेश से कोई उपहार या सम्मान, कोई भी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वह विदेश से कोई भी उपहार या सम्मान राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त कर सकता है। वो तो विदेशी व्यक्ति के लिए था, जो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 है, ध्यान दें, वो विदेशी व्यक्तियों के लिए है। देखिए अब एक चीज देखो, 18 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता, और 18 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। लेकिन जो 18 क्लॉज 3 और क्लॉज 4 है, ये क्या है, अपवाद है। तो अगर लिखना हो तो 18 क्लॉज 3 के जस्ट पहले अपवाद देख लीजिए, ये दोनों आर्टिकल्स अपवाद के स्वरूप में हैं। भाई 18 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो बता रहा है कि कोई भी इन सम्मानों का प्रयोग नहीं कर सकता उपाधि के रूप में, क्लॉज 1 कह रहा है, और क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि, सम्मान या पुरस्कार वगैरह प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या है, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद तो होते ही हैं, तो वो अपवाद के रूप में है, ये हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ अपवाद है। ठीक है ना, ये अपवाद के स्वरूप में है आर्टिकल 18 क्लॉज 3 और क्लॉज 4, ये क्या है, ये दोनों अपवाद हैं। 18 क्लॉज 3 में कहा गया कोई अगर विदेशी है तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ले लेगा सम्मान, और अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से सम्मान। प्रधानमंत्री जी उनको मिली उपाधि की नहीं मिली, सम्मान मिलता कि नहीं मिलता, उनको भी क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से लिखित में अनुमति लेनी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। उनको भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि वो प्रोसीजर है ना। अच्छा, राष्ट्रपति क्या मना कर देगा क्या, मना कर ही नहीं सकता, मना करे वो करना का मना करेगा क्या, कर सकता ही नहीं है। हाँ, तो मोदी जी तो फ़ोन करके बताया तो उनका ऐसा कि मैं आया हूँ यहाँ पर फलानी जगह और साथ में ले रहा हूँ, उपाधि दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे, ठीक है कर लीजिए। तो बस तुरंत क्या किया जाएगा, एक वो तैयार करवा दिया जाएगा तुरंत, और बस राष्ट्रपति तुरंत साइन कर देंगे, और वहाँ उनने अपना ले लिया, ग्रहण कर लिया, बस चले आए लेके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 की। ठीक, समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 की बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिश किया जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार अगली क्लास में ही कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।